नॉर्मल सा दाना है, पिंच किया, बस जो निकलता है कचरा साफ करके उसको क्लीन कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे गांठ का रूप ले लेती है। टू बिगिन विद जो कैंसरस गांठें हैं वो सिम्टमलेस होती हैं। इस वजह से जो पेशेंट है वो कैजुअल हो जाते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में कैंसर क्योरेबल होता है, लेटर स्टेजेस में ज़्यादातर केसेस में कैंसर क्योरेबल नहीं होते। फैटी लिवर डिजीज ये इतनी कॉमन हो गई है, यानी कि जो लोग शराब नहीं पीते उनको ज़्यादा उनके अंदर लिवर सर्रोसिस बहुत कॉमन हो रहा है या लिवर उनका खराब हो जा रहा है। मोटापे की सर्जरी जिस तरह से चल रही है, लोगों की चर्बी जो होती है वो नहीं हो पाती, उस पर की भी आज सर्जरी, वो कितनी ज़्यादा सेफ है? क्या उसके भी कोई साइड इफेक्ट आते हैं? पहली बार में अगर आपने वेट लूज कर लिया तो आप उसको ताउम्र फॉलो करें, क्योंकि ये तब की तरह है। आपने जीवन भर कचरा खाया है, लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया, अब आपको खाने के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जीएमटी न्यूज। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है और आज हम हेल्थ कॉर्नर में लगातार आपकी चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर और उजागर करने में हर दिन किसी न किसी खास डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। हेल्थ कॉर्नर में आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर संजय काला, जो कि सर्जन हैं और जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ कॉर्नर में। और क्योंकि हेल्थ कॉर्नर एक ऐसा शो है जहां पर हम तमाम चिकित्सकों से मुलाकात करते हैं और क्या कहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, जो भ्रांतियां भी होती हैं चिकित्सा क्षेत्र में, हम उस पर अपने दर्शकों को उस भ्रांतियों को दूर करने में आपकी सहायता से कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर हो सके। तो डॉक्टर संजय काला साहब से हम आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपने परिचय, जो चिकित्सा के जगत में आपकी सेवा का जो शुरुआत हुई, सफ़र, वो कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार। मैं अगर पूछा जाए चिकित्सा से सेवा में जो मेरा सफ़र है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं क्लास 10th में था जब दिल्ली में एंड्रूसगंज में, तो वहाँ पे मैं जब उस वक्त पे चूहे डिसेक्ट होते थे सफ़ेद रंग के, जो वाइट राइट्स होते हैं, तो मैं डिसेक्ट कर रहा था, ग्लव्स पहन के जो कर रहा था, तो हमारी एक जो टीचर थी उस वक्त पे ज़ूलॉजी की, वो आकर के हमसे बोलती, उन्होंने मुझसे देखा, डिसेक्ट करते देखा, और उन्होंने बोला कि एक दिन तुम बहुत अच्छे सर्जन बनोगे। और उस बात दिमाग में हिट करके, क्लिक करके, कभी कभी गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उनके जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है, तो उनकी बात आज तक मैं नहीं भूला हूँ। और उनके उस दिन से मैंने मन बनाया था कि मैं आने वाले समय में मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर में भी सर्जन बनूंगा। और आने वाले समय में जब मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ इसमें मेडिकल प्रोफेशन में, तो मेरा 1989 में मेरा एज MBBS फर्स्ट ईयर मैंने आगरा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर कंपटीशन के ही थ्रू मैं अच्छा रैंक निकाल करके फिर मैं BHU IMS BHU से मैंने किया। उसके जब 98 में मैंने अपना MS कंप्लीट किया, उसके बाद मैं अपोलो, इंद्रप्रस्थ अपोलो नई दिल्ली में मैं एज ए SR रहा ऑन्को सर्जरी में। और उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ था उस वक्त नॉन PG एसआरशिप होती थी यूरोलॉजी में, तो मैं फिर राममनोहर लोहिया दिल्ली में चला गया एसआरशिप यूरोलॉजी करने के बाद में। फिर उसके बाद में मेरा सिलेक्शन 2003 में यहाँ पे एज ए लेक्चर हुआ, और वो पहला टाइम था जिसमें रिटन और वाइवा दोनों हुए थे इसमें, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन में है, तो उससे सिलेक्ट होकर के मैं आया और फिर 2010 में मैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया। चलिए, यहाँ तक का आपने सफ़र बताया और जिस तरह से आपने शुरुआत अपनी करी, और आपने जो बताया कि आपकी जो 10वीं कक्षा में जो टीचर ने कहा, और वो बात जो क्लिक हुई है, वो आज सफलता दिखाई दे रही है उसको लेकर के। डॉक्टर संजय, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बतौर आपने HOD तक का सफ़र बता दिया, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। एक जिम्मेदारी होती है गजट ऑफिसर के नाते, एक जिम्मेदारी होती है प्रोफेसर के नाते, एक जिम्मेदारी होती है डॉक्टर के नाते। 3 जिम्मेदारियां आप बतौर तरह से निभा रहे हैं। हम डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, सर्जरी एक ऐसा विभाग है चिकित्सा के क्षेत्र में जो बड़ा विशाल का है, और उसमें फिर डिपार्टमेंट बट गया, न्यूरो सर्जन, तमाम अलग अलग चीज़ें हो गई। और क्योंकि सर्जरी नाम सुनते ही जो है मरीज थोड़ा सा रूह कांप जाती होगी, और आपका इतना लंबा सफ़र रहा है। और आज एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है लोगों को गांठें होती हैं, उनको इंग्लिश में जो कहते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, एब्सेस आई थिंक शायद कहते हैं, लम्प्स कह सकते हैं, लम्प्स कह सकते हैं जी, कुछ भी कह सकते हैं, तो स्वेलिंग कह सकते हैं। वो जब लोगों को होती है तो नॉर्मल सा दाना है, पिंच किया, बस जो निकलता है कचरा साफ करके उसको क्लीन कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे गांठ का रूप ले लेती है।
और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक इसी का सबसे बड़ा उदाहरण भी है कि भाई सबसे ज़्यादा गांठें होती रहती हैं चीज़ों के। अमूमन हाथों में, पैरों में, चेस्ट में आसपास जो है गांठें चेहरे के आसपास ज़्यादा होती हैं। लोग उसको ध्यान देते नहीं हैं और बाद में ये कभी ना कभी कैंसर टाइप का चीज़ें हो जाती है। बायोप्सी आई थिंक एक वर्ड है जिसके तहत जाँच होती है। आपको क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर? अमूमन ये आम हो गई हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो गांठे को मोटा हम तौर से क्लासिफाई कर रहे हैं या बांटे हैं, तो एक तो होती हैं नॉन कैंसरस और कैंसरस। मैं लेमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, बहुत तरीके हैं क्लासिफाई करने के। तो नॉन कैंसरस और कैंसरस, अमूमन गांठों को लेकर लोग इस बात से डरते हैं कहीं कैंसर ना हो। ये नॉर्मल आदमी का जो कंसेप्ट होता है। अब होता ये है कि अमूमन जो कैंसरस गांठें होती हैं, अमूमन कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, अमूमन कैंसरस गांठें जो शुरुआती दौर में उनमें कोई सिम्टम नहीं होता, वो पेनलेस होते हैं। यही सबसे ख़राब बात है कि मतलब उसमें जैसे आपने बताया पस आ रहा है, ये आ रहा है, तो अमूमन ज़्यादातर कभी कभार होता भी है जब लेट स्टेज में पहुँच जाते हैं कि रप्चर कर जाता है, जो ग्रोथ है रप्चर कर जाती है, बदबू आने लगती है, पस आने लगता है, वो बात की बात है। लेकिन शुरुआती स्टेज में टू बिगिन विद जो कैंसरस गांठें हैं वो सिम्टमलेस होती हैं। इस वजह से जो पेशेंट है वो कैजुअल हो जाते हैं। वो कहते हैं, आज भी मेरे ओपीडी में पेशेंट आया था कि डॉक्टर साहब हमें कोई दिक्कत, उनको उस कैंसर की गांठ थी और वो कहते हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इसमें पेन वेन कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब, एक सिंपल सी गांठ है। तो ये एक सिंपल सी गांठ दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर वो सिम्टम नहीं है तो ज़्यादा खतरनाक है। इस बात को, ऐसा नहीं है कि बिनाइन डिजीज जो है उनमें गांठें जो होती हैं, जैसे मान लीजिए स्किन की स्पेशल छोटी मोटी में बड़ी गांठ की, ब्रेस्ट की गांठ, खास तौर से महिलाओं में जैसे ब्रेस्ट की गांठ है, और जगह गांठ है, मुंह के अंदर गांठ है, जो पान मसाला चबाते हैं लोग, इनको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। इनको हमेशा पहले जाके आप डॉक्टर को दिखाएं और वो डॉक्टर एडवाइस करेगा सही चीज़ क्या करनी है। जिसमें जैसे आपने बायोप्सी बोला, आजकल बायोप्सी के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। पुराने ज़माने में जैसे पेनफुल होता, अब पेनफुल नहीं है बायोप्सी। लोग कई बार बायोप्सी कराने से डरते हैं कि बहुत पेन होगा, लेकिन नहीं, अब जो टेक्निक्स है हमारे पास में उसमें कोई पेन नहीं होता, मरीज को कोई दर्द नहीं होता। और हमारे पास में बहुत सारे एडवांस अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी टेक्निक्स आ गए हैं, जिसमें थायराइड की, ब्रेस्ट की, या लिम्फ नोड्स, या शरीर में अन्य जगहों की, लीवर इत्यादि की, हम लोग पेनलेसली बायोप्सी ले सकते हैं। या एफएनसी यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी या साइटोलॉजी हम लोग कर सकते हैं, जिससे मरीज को कोई, इट इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस। तो मरीज को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि दर्द होगा या नहीं होगा। तो एक पहला फेयर आदमी को ख़त्म करना पड़ेगा, जो गांठें हैं उनको उससे हमें सर्जरी या कोई बायोप्सी ली जाएगी तो उसमें पेन नहीं होगा, पेन कतई नहीं होता आज के समय में। दूसरी बात कि कोई भी गांठ शरीर में है उसको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। मैं एक्सेप्शंस इसके कुछ हैं, उनको छोड़ दिया जाए, जैसे कि स्किन टैग्स हो गए या जो स्किन वाले करते हैं उनकी बात छोड़ दिया जाए। तो लेकिन अगर गांठ शरीर के कहीं पे भी है तो हमेशा एक बार डॉक्टर की ओपिनियन राय लेना तो बनता ही है। और मेरे ख्याल से हर आदमी को इतना बोल्ड होना चाहिए कि उसके शरीर में अगर कहीं उसको लग रहा है गांठ है और वो धीरे धीरे करके उसका साइज बढ़ रहा है, या वो पहले नॉर्मल थी या लक्षण नहीं थे, बाद में लक्षण प्रकट होने लगे, तो उसको गंभीर हो जाना चाहिए कि नहीं, ये साधारण नहीं, क्योंकि वो गांठ जानलेवा साबित हो सकते हैं भविष्य में। स्टार्टिंग स्टेज में कैंसर क्योरेबल होता है, लेटर स्टेजेस में ज़्यादातर केसेस में कैंसर क्योरेबल नहीं होता। बिल्कुल। तो इसलिए इस विषय में खास करके सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अवेयरनेस जरूरी है। और दूसरी बात है कि आजकल बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे महिलाओं को जो है 25 साल के बाद में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी खुद ही अपने ब्रेस्ट का, मैं आपको खुद बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे हमारे ही कॉलेज में हमने संजय गांधी पीजी जैसे डॉक्टर बुला करके ब्रेस्ट के ऊपर एक सेमिनार करवाया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने घर जाके ब्रेस्ट एग्जामिन किया तो उनको अपने ही ब्रेस्ट में एक गांठ मिली। तत्काल डॉक्टर के पास गई, उनको ऑपरेशन हुआ, वो कैंसर निकला और उनको ऑपरेशन हुआ। चूँकि वो क्लिनिकल की नहीं थी, नॉन क्लिनिकल की डॉक्टर थी, तो तत्काल लेकिन उन्होंने अटेंशन दिया। तो कई बार ये एजुकेशन हर आदमी को देने की आवश्यकता पड़ती है
कि भाई ये स्पेशली फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट का है तो इधर, या जो पान मसाला अगर खाते तो अपने मुंह का एग्जामिन करते रहे कि कोई गांठ या कोई छाला इस टाइप का तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि इंडिया में ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स में, या फीमेल में ब्लीडिंग, जो वेजाइना से ब्लीडिंग होती है कि एब्नॉर्मल ब्लीडिंग एक पर्टिकुलर खासकर 40 वर्ष के बाद में, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। और ब्रेस्ट कैंसर जो है डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो है तेजीस बढ़ा है, खासतौर से यंग, और इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जिस तरह से आप, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था सर्जरी एक बड़ा विभाग है, बड़ा उसका एक एरिया है चिकित्सा के क्षेत्र में, और अगर हम ट्रांसप्लांट को लेकर के बातें कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो किडनी ट्रांसप्लांट और इसके अलावा लीवर ट्रांसप्लांट ये बड़ा ही रेयर है इंडिया में, और इसके सक्सेस रेट भी देखा है लोगों ने कि बहुत ही कम होते हैं चीज़ें, क्योंकि ब्लड ग्रुप मिलना, किडनी का आपकी ब्लड को मतलब शरीर लेगा कि नहीं लेगा, अगर उसको एक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि इसमें हम कितना आगे बढ़ गए हैं या अभी भी हमें इसमें ठहराव है। देखिए, एक्चुअली में जो आपने बातें कही वो गवर्नमेंट सेटअप पे सही लागू होती हैं, लेकिन नॉट इन प्राइवेट सेटअप। हम लोग अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इंडिया बहुत बड़ी लीप ले चुका है, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप अभी भी पिछड़े हुए हैं, है ना। हम बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर लें, जैसे मैं बताता हूँ, ILBS बहुत अच्छा कर रहा है दिल्ली में, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कितने सेंटर्स ऐसे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहा मैं, लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ, सरकारी सेंटर जो रेगुलर एक हाई बल्क में लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास पेशेंटों की भरमार है जिनको, क्योंकि एल्कोहलिक लिवर डिजीज इतनी कॉमन हो गई है कि ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास में बहुत पेशेंट हैं, इवन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की वजह से भी, या अन्य नैश, अब तो नैश बहुत तेजी से आ रहे हैं, यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो है, फैटी लीवर हेपेटाइटिस, फैटी लीवर डिजीज, ये इतनी कॉमन हो गई है, यानी कि जो लोग शराब नहीं पीते उनको ज़्यादा, उनको उनके अंदर लिवर सर्रोसिस बहुत कॉमन हो रहा है, या लिवर उनका खराब हो जा रहा है। तो आप जब इतनी सारी लिवर की डिजीज आ रही है मॉडर्न खान पान की वजह से, जो अनियमित खान पान है या खराब खाने की वजह से, इन लोगों के लिवर भी खराब हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट की सिचुएशन, या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इतने पेशेंट हैं जो डायलिसिस की वेट कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। तो ये जब मैं आया था ऐसे प्रिंसिपल मैंने टेक ओवर किया, तो मेरे को ये तब से पिंच करता है, क्योंकि मेरा खुद का भाई जो सबसे छोटा भाई था, कोविड में उसकी डेथ हुई, और वो किडनी का पेशेंट था, उसको ट्रांसप्लांट का मौका नहीं मिला, और बड़ा दुख की बात है कि जब उसकी डेथ हुए 2 साल बाद आया, तो 2 साल बाद मेरे को एक फ़ोन आया एक हॉस्पिटल से कि आपके भाई के लिए किडनी अवेलेबल हो गई है। तो ये अपने आप में बड़ा मतलब कष्टदायक हाँ, होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं उस वक्त अपना दुख बयान नहीं कर सकता जब मेरे पास फ़ोन आया कि आप अपने, मैं फलाने बंदे से मेरे भाई का नाम लेके बोला, आप मैं उससे बात कर रही हैं, तो आप ट्रांसप्लांट के लिए क्या तैयार हैं? तो उसकी डेथ के 2 साल बाद फ़ोन आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में बहुत लंबी लिस्ट है ट्रांसप्लांट की, और ऐसा नहीं है, ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स आ गए हैं मार्केट में कि ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और लेकिन बट कुशल डॉक्टर्स और कुशल सेक्टर्स की बहुत कमी है। उसी के लिए हमने कवायद यहाँ पे स्टार्ट की। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे हमारा सुपर स्पेशलिटी खुला है, जिसमें 13 सुपर स्पेशलिटी हम रन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्डियोलॉजी को छोड़ करके हम लोग 13 रन कर रहे हैं। उन 13 में से हम लोगों ने किडनी के भी डॉक्टर हमारे पास में, जिसमें यूरोलॉजिस्ट भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई किया है अभी, और लकीली जो गवर्नमेंट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें 1.43 करोड़ की एड एक्सेप्ट कर ली है, और वो हमें मिल भी गई है, ताकि सो दैट अपने यहाँ पे सेटअप बना सकें। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास में पहले से मौजूद हैं, सामान भी काफ़ी कुछ मौजूद है, लेकिन कुछ हमें टचअप्स के लिए सामान चाहिए जो हम लोग को इससे मिल जाएगा, और कुछ हमें अपने इंफ्रा में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट चाहिए, उसके लिए हमने सिविल वर्क के लिए पैसा मांगा था, जो मंजूर हो चुका है, हमें मिल चुका है। तो हमें उम्मीद है कि साल भर में हम किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर देंगे। ले आइए धीरे धीरे देश में, और खासतौर पर प्रदेश में किडनी और ये लीवर ट्रांसप्लांट में धीरे धीरे लीवर के लिए हमने ऑलरेडी जो है हैंड होल्डिंग, हमने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ में हैंड होल्डिंग कर ली है। हमने लीवर सर्जरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा एक लीवर सर्जरी भी की है, जिसको छोटी मोटी तो हम करते हैं, लेकिन बड़ा लीवर रिसेक्शन हम लोगों ने हाल ही में किया है, जिसमें पेशेंट अब आजकल में जिसकी छुट्टी होने वाली है, तो उसमें वो हमारी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनसे लर्न कर रहे हैं
बेसिकली, और वो हमारे यहाँ पे स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि अगर मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो 2 साल पहले से तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। बिल्कुल। कॉर्निया हम पहले से ट्रांसप्लांट कर रहे थे, हमारे यहाँ कॉर्निया प्लैंक एक पिछले साल ही खुला है। अब हम कॉर्निया लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अब हमारे समाज में दान देने की टेंडेंसी, अपनी बॉडी को, अपने देह के अंगों को दान देने की टेंडेंसी इंप्रूव हुई है, लोग जागरूक हुए हैं। और हमारे यहाँ पे एक ब्रेन स्टेम डेड कमेटी कहते हैं, जो हमारा ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन डेड जिसे कहते हैं, उसी कमेटी का भी गठन के लिए हमने सरकार को भेज दिया। अगर वो गठित हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेड इंजरीज बहुत कॉमन है, करीब 80 से 90 पेशेंट हमारे पास पर डे हेड इंजरीज के आते हैं, और इनमें से कुछ पेशेंट ब्रेन डेड होते हैं। तो अगर उनमें से अगर हम कन्विंस कर ले गए एक आदमी से, हम लोग को, अगर उनके परिवार वाले तैयार हो जाते हैं दान करने के लिए, तो हमें 6 से 7 ऑर्गन्स मिल जाते हैं, यानी कि 6 से 7 लाइफें हम बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से ट्रांसप्लांट लेकर आपने चीज़ें बताई और फ्यूचर में आपकी क्या इसको लेकर के प्लानिंग है वो भी आपने बताया। और बिल्कुल देखिए, देश में लीवर को और ये किडनी ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो इसके बिल्कुल इसमें ऑर्गन डोनेट भी होने चाहिए, तभी चीज़ें और ज़्यादा पॉसिबल होगी। और जितना ज़्यादा लोग इसके एक्टिव होंगे, जितने डॉक्टर्स इस पर ज़्यादा काम करेंगे, सक्सेस रेट ऑपरेशन का वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को बड़ा खौफ रहता है इस चीज़ों को लेकर के। एक और आजकल सर्जरी चल रही है, थोड़ा फैशनेबल भी है, लोग कहते हैं इसको, और थोड़ा कुछ अगर वो तो आप ही बताएंगे, मोटापे की सर्जरी जिस तरह से चल रही है, लोगों की चर्बी जो होती है वो नहीं हो पाती, उस पर की भी आज सर्जरी, वो कितनी ज़्यादा सेफ है? क्या उसके भी कोई साइड इफेक्ट आते हैं? सक्सेस रेट क्या रहेगा उसका? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मोटापे की सर्जरी सक्सेसफुल रहती कि नहीं रहती है, जिसमें मरीज़ खुद सबसे बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मरीज़ खुद, क्योंकि अगर हम उस आदमी की मोटापे की सर्जरी कतई नहीं करते हैं जो आदमी विलिंग नहीं है, जैसे हमने बोला जो डाइट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि मोटापे की सर्जरी सिर्फ आपको एक बार मौका दिया जाता है कि ये मतलब आपको एक चांस दिया गया है कि आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का खान पान इतना ख़राब है। आपको जो वेस्टर्न हम स्टाइल अपनाते जा रहे हैं, खाने में हमारे बेसिकली जंक फूड ज़्यादा हो गया है, खासकर आजकल के जो बच्चों में है ना, मीठा जंक फूड और कार्ब्स बहुत हो गए। तो उस वजह से आपने देखा छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास में ओवरवेट, और बहुत उनका वजह 115, 120, 150 किलो के जो एडल्ट्स भी आ रहे हैं हमारे पास में, और 150, 200 किलो तक के लोग आ जाते हैं। तो ये इतना इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कम हो गई है। हम ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, मोबाइल पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारे स्कूल से, कॉलेजेस से, हॉस्पिटल से, ये सब जगह में आप देखेंगे ये फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। आप देखिए स्कूल में आप बस नाम भर के लिए रह गया कि हम स्पोर्ट्स, हमें अभी भी याद है हमें स्पोर्ट्स पीरियड कितना पसंद था। हम खत्म होने के बाद भी खो-खो, हाँ खेलते, ये सब कहाँ चले गए खेल? बिल्कुल, खेल सब खत्म हो गया समाज में। तो लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया मोबाइल फ़ोन ने, या लैपटॉप्स ने, या कंप्यूटर्स ने। अब आने वाले टाइम पे एआई उससे भी एक कदम आगे, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बॉडी पे बहुत बुरे इफेक्ट डाल रहा है। अर्ली डेथ्स अक्सर आप सुन रहे होंगे कि वो जिम में गए, और जिम में लोग जाते हैं और अपना वेट रिड्यूस करने के लिए जाते हैं, बहुत रीजन से जाते हैं, और आप देख रहे हैं यंग एज में डेथ हो रही है। उसका कारण ये है खराब खान पान, खराब लाइफस्टाइल। तो यही मोटापे का कारण है नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पूछा इसके इलाज के बारे में, तो इलाज में वैराइटीज ऑफ सर्जरीज आर अवेलेबल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मरीज के पास में, डिपेंडिंग कि उसका मोटापा क्या है, उसको क्या चाहिए। हमारे पास ऐसा इलाज भी अवेलेबल है कि इसे बिना टाँके के आप मोटापे की सर्जरी कर सकते हैं, और ऐसा इलाज भी अवेलेबल है कि इसमें आप ज़्यादातर में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि मोटापे का इलाज 1950s में स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ था कि इतने मोटे पेट को जब काटते थे तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत होते थे। लेकिन जब से लैप्रोस्कोपी आई या रोबोटिक्स आया, तो उसके बाद में सर्जरी में छोटे 4 पिन होल्स या 5 पिन होल्स से आप इतना बड़ा सर्जरी कर दे रहे हैं, जो अपने आप एक रेवोल्यूशन हुआ। उससे कॉम्प्लिकेशन, चेस्ट स्पेशली चेस्ट कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो गए, तो मोटापे के पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर जल्दी करने लगे। तो इसलिए मोटापे की सर्जरी जी आप ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि बहुत सेफ सर्जरी है, बजाय कि बल्कि ना कराने में आदमी का मृत्यु दर अधिक है, बजाय कि मोटापे की सर्जरी के बशर्ते मरीज को जो कमांड डॉक्टर देता है वो उसको फॉलो करे या ना करे, क्योर करने अपने आप को। बिल्कुल लाइफस्टाइल जो है घूम फिर के बाद वही उसी पे आ बात घूम फिर के आएगी वहाँ पे। वो हम लोग
पेशेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं। हाँ, उसका वेट लूज होगा, लेकिन फिर उसको ज़िंदगी भर अपना लाइफस्टाइल अच्छा करके रखना पड़ेगा और खान पान बदलना पड़ेगा। अगर वापस वो खान पान पे चला जाता है तो दोबारा मोटापा होने की संभावना कई गुना अधिक बढ़ जाती है। ये अच्छा, ये कहा गया रिड्यूस करने के बाद एकदम अचानक से फिर मोटापा बढ़ता है अगर आप बहुत है, उसके लिए फिर रिड्यूस सर्जरी वो करते हैं, लेकिन जितने बार रिड्यूस होगा उतने बार वेट रिगेन, मतलब वेट लूज होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए पहला चांस सबसे महत्वपूर्ण, पहली बार में अगर आपने वेट लूज कर लिया तो आप उसको ताउम्र फॉलो करिए, क्योंकि ये तप की तरह है। आपने जीवन भर कचरा खाया है, लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया, अब आपको खाने के लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीना है। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ये बात आपने सही कही। और कहीं ना कहीं घूम फिर के सारी चीज़ें वही हो जाती है। और एक बात आपने बिल्कुल सही बोली, मैंने कई लोगों को देखा है जिम जाते हैं, पतले होते हैं और फिर छोड़ दिया लाइफ में अपनी, लग गए लाइफ सर्किल में, और फिर अचानक से इतना ज़्यादा गेन करते हैं। थायराइड जैसी बीमारियां भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के आ जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक, तमाम मोटापा जो ना बहुत सारी बीमारियों से, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो एक इतना लंबी सूची हो जाएगी कि इंटरव्यू हमारा छोटा पड़ेगा। इवन कैंसर से रिलेटेड है मोटापा। आपको जान के आश्चर्य होगा, कैंसर, जो लोग मोटे होते हैं उनमें कैंसर के इंसिडेंस कई कुछ टाइप के कैंसर बढ़ जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, इनका रेट बढ़ जाता है। तो मोटापा ना केवल हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके अलावा कैंसर से भी रिलेटेड है। ये बात लोगों को मालूम नहीं है। बिल्कुल, ये अवेयरनेस कम है चीज़ों को, बस ये लग था मोटापा ठीक नहीं है, मोटापा ठीक नहीं, हेल्दी मोटापा ठीक नहीं है। जो पहले कंसेप्ट था कि अरे आटा कट्टा अलग होता है हेल्दी चीज़ों को, हाँ, लेकिन मोटा बीमारी है, उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ ढेर सारी बीमारियां लेके आती है। अच्छा, पेट की चर्बी सबसे जल्दी बढ़ती है और सबसे देर में घटती भी है, ये भी मैं इसमें ये क्लैरिफाई करूंगा। इस मामले में हम लोग वेस्टर्न से डिफरेंट है। जो एशियन पॉपुलेशन, यानी कि हम लोग हो गए, चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, ये जो पॉपुलेशन है, हम लोग ज़्यादा मोटापे के कॉम्प्लिकेशंस के से प्रोन हैं। यानी कि डायबिटीज़ और अगर किसी इंडियन को होगी, उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस अधिक हैं बजाय के वेस्टर्नर के। उसको हार्ट अटैक के चांसेस अधिक होंगे बजाय के वेस्टर्नर के। ये हमारी जेनेटिक डिफेक्ट है, तो इसलिए जो एशियंस में मोटापे का खतरा अधिक है। दूसरी बात है, एशियंस की जो फैट है वो बेली फैट कहते हैं जिसको हम, जो यानी कि आपके कमर के चारों तरफ में होता है, यानी कि पेट का फैट, और इंट्राएब्डोमिनल फैट हम कहते हैं, जो सबसे खतरनाक माना जाता है, वो इंडियंस में अधिक है, वो इंडियंस या एशियन पॉपुलेशन में अधिक है। तो ये इसलिए हम लोगों को ज़्यादा मोटापे के प्रति सावधान रहना है एज कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स। बिल्कुल, वेस्टर्न्स की वेस्टर्न हम लोग कल्चर अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग वो हमारे, हाँ बिल्कुल, और हमें जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं उसकी चीजें जो डॉक्टर साहब आपने बताया, और काफी हैरानी की बात है इन चीजों को लेकर। मैं बस इस मोटापे की सर्जरी कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सर्जरी के बारे में पूछा था, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी कि अब सरकारी हॉस्पिटल्स में भी पीडियाट्रिक सर्जरी खूब हो रही है। जो सर्जरी बाहर 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख तक, कहीं बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ तक रेट है 24, 25 लाख, अब हमारे यहाँ पे नगण्य, मतलब आप मान लीजिए लगभग फ्री हो रही है वो सर्जरी। तो जो ये बहुत प्रदेश में रेगुलर सर्जरी स्टार्ट करने वाला जीएसपीएम पहला कॉलेज रहा है, और अभी भी हम लगातार सर्जरी कर रहे हैं, पीडियाट्रिक मोटापे की सर्जरी कर रहे हैं, जो अपने आप में हमारे लिए काफ़ी बड़ा कीर्तिमान है। और इसके लिए मेरे एक स्टूडेंट है, उसको ऑल इंडिया जो एसिकॉन, हमारी जो नेशनल प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस है, उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला था इस साल। इसके लिए तो आपको बधाई। और जो मेहनत हो रही है चिकित्सा क्षेत्र में, मुझे लगता है इसको उन्नति होनी चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई इसको लेकर के कि जो आपने बताया कि इतनी 15-15 लाख की जो है, इतनी जो सरकारी विभागों में हो रहा है, और ये अच्छी बात है क्योंकि आम आदमी की पहुँच में लाखों रुपए नहीं होते चीज़ों को लेकर के। डॉक्टर साहब, ट्रामा, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि ट्रामा चिकित्सा की जगह बड़ा आ जाता है, हेड इंजरी हो गई, चीज़ें हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं इसमें न्यूरो सब आ जाते हैं, सारी सर्जरी आ जाती है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे ट्रामा से, अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें? देखिए, मैं बताऊँ कि जो कानपुर जोन खासकर एक ट्रामा से बहुत बड़ा पीड़ित क्षेत्र है, क्योंकि चारों तरफ में रेलवे का, सड़कों का नेटवर्क है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हर महीने में हमारे पास में 3 से 4 मास कैजुअलिटीज आती ही आती हैं। मास कैजुअलिटी का मतलब जब एक लार्ज नंबर में एक्सीडेंट के पेशेंट हमारे पास में आते हैं, और हम लोग ऑलरेडी ट्यून्ड हैं इसके लिए, हम लोग ऑलरेडी, हमारे रेजिडेंट ट्रेंड हैं, हमारे फैकल्टी ट्रेंड हैं, सब लोग ट्रेंड हैं। लेकिन इकट्ठे जब 50 लोग आ जाएं, और हमारी इमरजेंसी कैपेसिटी सिर्फ मात्र 120 बेड की कैपेसिटी है, जिसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा दोनों है। ट्रॉमा के मात्र 26 बेड है हमारे पास में, तो जो वो हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन है हमारे ऊपर ट्रॉमा का। जबकि हमारे यहाँ पे डेली 300 मरीज भर्ती होते हैं, जिसमें से कम 150 पेशेंट ट्रॉमा के एडमिट होते हैं। तो जो कि इस कॉलेज के लिए हमारी
जो इमरजेंसी कैपेसिटी उसको ओवरराइड करते हैं। यही बात हमने गवर्नमेंट को रखी और गवर्नमेंट ने बहुत मदद की। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर, जिसे कहते हैं हम एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, जीएसवीएम में बनने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है। और ये करीब 9 मंजिला इमारत है जिसमें हेलीपैड की सुविधा होगी और इसमें हम लोग 13 डिपार्टमेंट खोल रहे हैं। काफ़ी सारे आईसीयू बेड होंगे। तो अक्सर जो ये होता है कि ट्रॉमा का पेशेंट है इसलिए एक्सपायर कर गया क्योंकि लाने में लेट हो गया, मतलब अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा एयर एम्बुलेंस प्लस ग्रीन कॉरिडोर का भी हम लोग रखेंगे। और चूंकि जीटी रोड पे होना जरूरी है, जीटी रोड पे रहेगा तो तत्काल हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए पेशेंट को यहाँ ला सकते हैं। और ये वेल इक्विप्ड रहेगा, ये ऐसा रहेगा कि सारी की सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहेंगी। जो ट्रॉमा सर्जन, स्पेशली हम ट्रॉमा का कोर्स यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंडिया में काफ़ी लिमिटेड जगहों पे उपलब्ध है। तो ये अपने आप में एक मैसिव एपेक्स ट्रॉमा सेंटर जैसे एम्स का है वैसा ट्रॉमा सेंटर यहाँ बनने जा रहा है। चलिए, बिल्कुल आपने ट्रॉमा सेंटर को लेकर के बात कही और बिल्कुल अच्छी बात है। अगर एयर एम्बुलेंस बनती है तो मुझे लगता है कि जान बचने का जो रेशियो है वो इंक्रीज जरूर करेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, देखिए लोगों में अवेयरनेस है, जब सायरन सुनता है तो लोग साइड में हो जाते हैं, लेकिन तब भी जब जाम लगा है साइड नहीं हो पाते। तो कभी कभी मैंने ऐसे देखा है, चाहे कानपुर शहर की बात हो, नोएडा, दिल्ली की बात हो, हर जगह एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है और फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कतें जो है वो मैं फेस करनी पड़ती है। बहुत बड़ी दिक्कत जी। और कैंसर की क्योंकि शुरुआती दौर पे बात हुई थी डॉक्टर साहब, उस पर एक चीज़ होती है, आपने कहा पेशेंट सब कुछ होता है, ठीक है, और डॉक्टर्स को धरती का भगवान की उपाधि दी गई है, तब भी सर्जरी से पहले भगवान की पूजा करके वो अपना मतलब चाहता है कि सक्सेस हो। मैंने कई ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें मरीज़ घबरा जाता है और सर्जरी कैंसिल हो जाती है। सब कुछ मरीज पे ही डिपेंड क्या, और अगर मरीज घबरा गया, कई ऐसे जो है मरीज घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने कर दिया, वहाँ पे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, मैं एक पहली बात आपने जैसे एक बात बोली कि लोग बोलते हैं डॉक्टर भगवान है, मैं कहता हूँ हमारे लिए पेशेंट भगवान है। उसने तो अपना पूरा शरीर हमें समर्पित कर दिया ना। तो मैं दोनों वे, अगर वो हमें भगवान समझ रहे हैं हम भी उसको भगवान समझते हैं। लेकिन कई बार जैसे आपने बताया अनटूवर्ड इंसिडेंसेस हो जाते हैं, पेशेंट घबरा जाते हैं। घबराने की एक्चुअली में वो ज़माना चला गया जिस वक्त पे टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। अब लोगों को समझना चाहिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। इवन पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी हम लोग के पास में इतना अच्छा एनेस्थीसिया हो गया है कि ऑपरेशन के बाद भी मरीज अगले दिन सुबह उठते ही खाना खाने लगता है, बल्कि शाम को ही खाना खाने लगता है और उसके बाद अगले दिन ही छुट्टी हो जाती है। इवन बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज में इतने अच्छे हम लोगों ने, मतलब एनेस्थीसिया में इतना रेवोल्यूशन हो गया है, जैसे सर्जरी में हुआ वैसे एनेस्थीसिया में। और अब सर्जरी के बाद मैंने आपको बताया सब चीज़ हम शिफ्ट कर रहे हैं मिनिमल एक्सेस में, यानी कि हम चीर फाड़ जितना पहले कहते जितना बड़ा सर्जन उतना बड़ा चीरा, अब उल्टा हो गया। अब कहते हैं जितना बड़ा सर्जन उतना छोटा चीरा। तो अब हम छोटे छोटे चीरों से, तो इसलिए मरीज को घबराना नहीं चाहिए। अब सर्जरी जो पहले टाइम पे पूरा पेट चीरा जाता था उस टाइप की सर्जरी नहीं है। अब छोटे छोटे छेद करके ज़्यादातर सर्जरी है, एंडोस्कोपी, एक्सेप्शनल एक्सेप्शन को छोड़ करके। हाँ, एंडोस्कोपीज हो गई, बहुत सारे हमारे पास में गैजेट्स आ गए हैं, मार्केट में एडवांसमेंट हो गया, एआई आ चुकी है और बहुत सारे ऐसे गैजेट है मार्केट में, ऐसे उपकरण हैं जिनसे हम बहुत छोटे छोटे चीज़ें से बहुत बड़ी से बड़ी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को घबराना चाहिए। दूसरी बात है कि घबराने के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम ऑपरेशन से पहले पेशेंट को दे सकते हैं जिससे उनकी घबराहट कम हो जाए। घबराने से अक्सर ये होता है कि पर ऑप हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, जी बिल्कुल, घबराहट के कारण हार्ट की धड़कन बहुत बढ़ गई, तो कई बार हमें टेबल से मरीज को रिजेक्ट करना पड़ता है। ऑपरेशन से पहले हमने देखा बीपी नॉर्मल सब ठीक है, उसको फिटनेस मिल गई, लेकिन टेबल पे पहुंचते जहाँ उसने देखा टेबल पे है डॉक्टर खड़े, घबराहट हुई और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसको लौटना पड़ा टेबल से। एक्चुअली ये भी हुआ है कि ऑपरेशन के बाद भी लोग खत्म हो जाते हैं। हाँ, नहीं, इसमें चूंकि जो घबरा रहे होते हैं उन पेशेंटों में जो अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स और मृत्यु दर अधिक होती है। कारण ये है कि उनका सिंपैथेटिक सिस्टम इतना ज़्यादा एड्रेनलिन के बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है, ऑलरेडी सर्जरी का लोड प्लस उसके साथ में स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं अनजाने में अपने को नुकसान पहुंचा देते हैं और साथ ही साथ में सर्जन को भी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, और ऐसा मैंने कई इंसिडेंट भी देखे हैं, नॉर्मल सा आई थिंक पथरी का ऑपरेशन, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर ऑफ ओटी ऑपरेशन थिएटर देख के वो घबरा जाते हैं। और डॉक्टर साहब अभी अब जो आपने जिक्र किया एआई का, देखिए एआई घातक भी है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एआई मेडिकल की लाइन में बतौर डॉक्टर
के लिए अगर पर्सपेक्शन से देखें कितना ज़्यादा कारगर साबित हो रही है, कितनी ज़्यादा इससे सक्सेस रेट कितना मिल रहा है? देखिए, मैं बार बार सब लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि आने वाला भविष्य दो ही चीज़ों का है। एक है एआई, दूसरा है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी से आने वाले टाइम पे हम लोग, जो मुझे लगता है, जो आज से कई सालों बाद हो सकता है, एक डेकेड की स्टेम सेल थेरेपी, हम लोग स्टेम सेल से बॉडी, उसी एक ही आदमी की बॉडी से स्टेम सेल निकाल के हम ऑर्गन रिजनरेट कर लेंगे। ये फार फेच ड्रीम है, लेकिन काफ़ी कुछ, जैसे मैंने यूएस वगैरह में देखा है, हम लोग कुछ कैंसर्स भी क्योर कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी से। आपने सुना ही होगा कि कैंसर अब क्योर होने लगा है, जैसे ब्लड कैंसर में 2-3 ल्यूकीमियाज है जो हम क्योर कर रहे हैं। तो ऐसी ऑर्गन भी हम लोग पूरे जनरेट करने लगेंगे स्टेम सेल से। दूसरा एआई की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाला टाइम एआई का, लेकिन एआई इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर, है ना, जैसे बिजली के बारे में कहा जाता था। तो जब तक वो नौकर है तब तो अच्छा है, लेकिन जब वो मास्टर बन जाएगी तब खतरनाक है। इसलिए एआई एक ऐसी दोधारी तलवार है जिसका एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एआई के अंदर इमोशंस नहीं होंगे, चाहे कुछ कर लें, इंटेलिजेंस वो ह्यूमन बीइंग से कई गुना अधिक हो सकती है, लेकिन इमोशंस आप नहीं डाल सकते उसके अंदर, क्योंकि एआई तो हाँ या ना है। हमारे यहाँ हाँ या ना के बीच में भी एक जगह है मनुष्य के अंदर, लेकिन जो उसमें नहीं। तो लेकिन एआई को, आने वाला ज़माना एआई का, क्योंकि एआई से हम बहुत कुछ चीज़ें उसको अच्छे ढंग से फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं उदाहरण एक छोटा सा देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की बहुत कमी है, बिल्कुल, है ना। रेडियोलॉजिस्ट की कमी क्यों? क्योंकि ये इतनी सीटें ही नहीं है इंडिया में कि हम इतने रेडियोलॉजिस्ट हो सकें। प्लस ये बहुत हाई टैक्सिंग जॉब है, इन द सेंस कि इसमें प्राइवेट में भी कोई करता है तो उसको बहुत पैसा खर्चना पड़ता है, तब जा करके वो रेडियोलॉजिस्ट के लायक होता है। उसके बाद उसका अनुभव बहुत लंबा चाहिए। तो इसमें मैंने एक टूल खुद यहाँ पे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया था, जो मेक इन इंडिया वाला जो स्टार्टअप कराया था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें मैंने एक कंपनी को देखा था। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे कंट्रीज़ के डाटाज स्टोर, सीटी एमआरआई के डाटा स्टोर करके उन्होंने एक ऐसा टूल जनरेट किया था, उसमें एआई खुद ही सीटी एमआरआई को देख के बता दे कि इस मरीज में बीमारी है। तो खुद मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम पे एआई बहुत सारे लोगों की नौकरियां लेगी, यानी कि वो खुद अपने ऊपर टेक ओवर कर लेगी, मालिक बन जाएगा। मालिक बन जाएगी। कोई दो धारी तलवार है, अगर सीधी चली तो ठीक है, मरीज बचेगा, नहीं तो डॉक्टर पे ही आफत आ जाएगी, जैसे आपने कहा नौकरी खाने वाली। लेकिन बट जब तक, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट, मेरे पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट है और इतने सारे पेशेंटों की भीड़ है, तो लेकिन इसमें हम लोग एआई टूल इस्तेमाल करके हम लोग वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए अभी हमें डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो एक तरीके से फायदेमंद भी है, बाकी नुकसान भी है। बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब आज हमें समय दिया और जिस तरह से चीज़ें बताई, तमाम चीज़ों को लेकर बताओ, न्यूरो सर्जन, ट्रामा सेम डिपार्टमेंट से लेकर, और जो मैंने बेसिक सवाल पूछे तो जो जेन्युइन लोगों में दिक्कत होती थी गांठों को लेकर, आपने कई आज पहलुओं पर चर्चा करी, इमोशनली और एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन आपने तमाम चीज़ों को बात करी और हमें अपना कीमती वक्त दिया। हेल्थ कॉर्नर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जेएमटी न्यूज़ पर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय काला, जो कि जीएसबी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और बतौर सर्जन इन्होंने अपनी सेवा लगातार देते आ रहे हैं और कई ऐसी सर्जरी करी है, कई ऐसे कीर्तिमान हासिल किए हैं जिनकी बात करें तो जो सेवा भाव है वो झलकता है। फिलहाल हेल्थ कॉर्नर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। नमस्कार।